नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आप देख सकते हैं कि दिवाली की रौनक बाज़ारों में अभी भी बरकरार है। 11 बीत चुकी है और राजनीति में दिवाली तब होती है जब जो पार्टी अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी को हराकर सत्ता पे काबिज होती है। 2018 का चुनाव 2023 के पहले 2018 को यानी अतीत को, माजी को याद करना बहुत ज़रूरी है। और क्या हुआ था 2018 में? कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2020 में कांग्रेस की ये सरकार अपने ही अंतर्विरोधों में उलझकर गिर गई और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उससे आप भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। यानी बीजेपी की सरकार काबिज रही 14 महीने कांग्रेस के और 3.5 साल भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सरकार गिरने का ये जो पूरा वक्फा था, ये जो पूरा वक्त था, ये जो पूरी कवायद थी, उन 17 दिनों में क्या कुछ हुआ था, कैसे चला था शह और मात का खेल, हम आपको बताएंगे। कहीं जाइएगा मत, सांस रोक कर, दम थाम कर देखिएगा हमारी ये पेशकश। कमलनाथ और कांग्रेस के नेता 2019 में सरकार के 1 साल पूरे होने का जश्न मना चुके थे। साल 2020 की भी शुरुआत हो चुकी थी, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि इस साल मध्य प्रदेश की सियासत में होने क्या वाला है। सरकार अपने तरीके से कामकाज में जुटी थी। प्रदेश के साथ देश में भी सियासी हलचल थी। दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, सारे नेता प्रचार में जुटे थे। मध्य प्रदेश से भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में जाकर सभाएं ली। इधर मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। उनके धरने को 15 से 20 दिन हो चुके थे। कड़कड़ाती सर्दी में आंदोलन जारी था। उन्हें सरकार की तरफ से मनाने की कोशिश की जा रही थी। उधर दिल्ली चुनाव के मद्देनजर सीएए और एनआरसी को लेकर बवाल मचा था। दिल्ली का शाहीन बाग विरोध का अड्डा बना था। मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। इस दौरान राजगढ़ में एक वाकया हुआ। सीएए और एनआरसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे बीजेपी के नेताओं को राजगढ़ कलेक्टर ने थप्पड़ रसीद कर दिया। इस थप्पड़ कांड की गूंज से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। इधर बीजेपी दिल्ली चुनाव हार गई। केजरीवाल फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी में नए अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा की ताजपोशी हुई। जेपी नड्डा की ताजपोशी से मध्य प्रदेश में भी नए अध्यक्ष के बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। मगर कांग्रेस में ना तो नए अध्यक्ष को लेकर कोई सुगबुगाहट थी, ना ही किसी तरह की सियासी हलचल थी। मध्य प्रदेश में थप्पड़ कांड की सियासत के बीच कमलनाथ सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुटी थी। राज्यसभा चुनाव की भी सरगर्मियां थी और मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और नगर निगमों के चुनाव की भी तैयारियां की जा रही थी। इन सब गहमा गहमी के बीच फरवरी महीना आ चला था, लेकिन इस महीने में सियासी उथल पुथल को लेकर जो जमीन तैयार की थी उसका वक्त आ गया था और फिर जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। फरवरी का पहला हफ्ता तो सामान्य गुजरा। मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड का ऐलान हुआ। सीएम कमलनाथ, सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज ने इन अवार्ड्स का ऐलान किया। यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी कि इन्होंने चुना तो है मध्य प्रदेश इंदौर। लेकिन दूसरे ही हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने मध्य प्रदेश में सियासी हलचल मचा दी। वो 13 फरवरी का दिन था। हल्की गुलाबी ठंड थी। सिंधिया टीकमगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और यहाँ उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया हर महीने मध्य प्रदेश के दौरे पर आते थे
और जगह जगह सभाएं लेते थे। इसी कार्यक्रम में मंच से सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र की एक एक घोषणा पूरी होगी, ऐसा नहीं होगा तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सड़क पर उतरने के सिंधिया के इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा दी। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर चुटकियां लेने लगी, कांग्रेस सफाई देने लगी। इस बयान के बाद सियासी हलकों में इस बात पर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है या फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। सियासी हलकों में शुरू हुई ये चर्चाएं धीमी भी नहीं पड़ी थी कि दिल्ली में कमलनाथ ने सिंधिया के इस बयान को लेकर अपना रिएक्शन दिया। इस रिएक्शन में उन्होंने कहा कि यदि सिंधिया सड़क पर उतरना चाहें तो उतर सकते हैं। कमलनाथ ने 15 फरवरी को दिल्ली में ये बयान दिया, यानी सिंधिया के बयान के ठीक 2 दिन बाद। तो उधर जाएं, चलो। इसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर हमले तेज कर दिए और कांग्रेस के नेता सफाई देने में जुट गए। खुद कमलनाथ ने कहा कि वो किसी से नाराज नहीं है। कमलनाथ के बयान के बाद और 2 से 3 दिन तक चले सियासी घटनाक्रम के बाद ये माना गया कि कांग्रेस में नेताओं की बयानबाजी आम बात है और सब कुछ ठीक हो चुका है। इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बयान को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। सिंधिया के मन की बात कोई जान नहीं पाया, ना ही ये कोई समझ सका कि सिंधिया इस बयान को आधार बनाकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सिंधिया इस दौरान 1 या 2 बार भोपाल भी आए, मगर उन्होंने भी इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी थी और ये वो मार्च का महीना था जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मचा दी थी। इसी महीने में 16 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और 26 मार्च को मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने थे। 2 मार्च को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया और आरोप लगाया कि बीजेपी नेता कांग्रेस विधायकों को 25 से 35 करोड़ तक के ऑफर दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झूठ बोलना दिग्विजय सिंह की पुरानी आदत है। देखिए, उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है और आरोप हम पे लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है? वार पलटवार की सियासत के बीच 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात हरियाणा के आईटीसी ग्रैंड मानेसर होटल में एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। कांग्रेस के मंत्री इस होटल में पहुंचे और फिर देखने को मिला जोरदार हंगामा। दरअसल कांग्रेस को खबर मिली कि आईटीसी ग्रैंड मानेसर होटल में कांग्रेस के 4, बसपा के 2 और 1 और विधायक को बीजेपी ने जबरिया नजरबंद कर रखा है। इसकी भनक लगते ही कांग्रेस हरकत में आई। सीएम कमलनाथ ने 4 मंत्रियों को हरियाणा भेजा। जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह होटल पहुंचे। यहां पुलिस की मौजूदगी में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस के मंत्रियों ने आरोप लगाए कि उन्हें विधायकों से मिलने से रोका। इसके बाद और खबर मिली कि और भी विधायक हैं जो लापता हैं। इसी दिन शिवराज दिल्ली पहुंच गए। इस मामले ने मध्य प्रदेश की सियासत को और गर्मा दिया। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि सभी माफिया बीजेपी के कार्यकाल में पनपे हैं और बीजेपी का भरोसा धनबल में है, इसीलिए खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। 4 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, बीएसपी के संजीव कुशवाहा, कांग्रेस के एंदल सिंह कंसाना, कांग्रेस के रणवीर जाटव, कमलेश जाटव और बीएसपी के विधायक रामबाई भोपाल पहुंच गए। वो सीधे सीएम हाउस पहुंचे, जहां कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई। कांग्रेस के इन विधायकों ने कमलनाथ और कांग्रेस में पूरी आस्था जताई, मगर कांग्रेस के बिसाहूलाल, हरदीप सिंह डंग, रघुराज कंसाना और निर्दलीय सुरेंद्र शेरा की लोकेशन का पता नहीं चला।
दिग्विजय सिंह ने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी ने 4 विधायकों को गुड़गांव से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया है। दिग्विजय खुद दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान चर्चा ये रही कि एक विधायक के गनमैन की गलती के चलते बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। गनमैन के जरिए दिल्ली में इकट्ठा हुए कांग्रेस के विधायकों की खबर लीक हो गई। कांग्रेस को लग रहा था कि उसने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है, लेकिन 5 मार्च को एक बार फिर सियासत में उबाल आ गया जब सुवासरा से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया। लिखा कि उनके क्षेत्र के कोई विकास काम नहीं हुए, इसीलिए आहत होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। उधर बिसाहुलाल सिंह के बेटे ने पिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद एक बार फिर कमलनाथ ने मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया। इस दौरान बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी कमलनाथ से मुलाकात की। बैठक से निकले मंत्रियों ने कहा, ऑल इज वेल। मध्य प्रदेश में अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी थी। कांग्रेस भाप चुकी थी कि जिस ऑपरेशन लोटस को वो गलत मानकर चल रही थी, दरअसल उसने गलती की थी। कमलनाथ ने कैबिनेट बैठक बुला ली और सभी विधायकों को भोपाल बुलाया। कैबिनेट की इस बैठक में मंत्रियों ने कमलनाथ के सामने इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस के 4 विधायक गायब थे और वो कहां थे उनका पता नहीं चल पा रहा था। बैठक में आला अधिकारी भी शामिल हुए। इधर खबर ये भी आई कि बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम से नाराज है। बीजेपी के कई नेता दिल्ली में रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई और इसी दिन कांग्रेस के 3 विधायक हरदीप डंग, बिसाहुलाल सिंह, रघुराज कंसाना और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा के बेंगलुरु में होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मध्य प्रदेश में अब ये बहुत साफ था कि राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से घट रहा था। 4 विधायक बेंगलुरु चले गए थे। आखिर वो कैसे गए, उसके पीछे का घटनाक्रम क्या था, इसकी जांच पड़ताल चल ही रही थी कि निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा लौट आए बेंगलुरु से वापस। सुरेंद्र शेरा ने बेंगलुरु से वापस लौटते ही कमलनाथ से मुलाकात की और कहा कि वो निजी काम से बेंगलुरु गए थे। वो कमलनाथ के साथ हैं और कमलनाथ ही बॉस हैं। 6 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ था कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन बागी और निर्दलीय विधायक चाहते थे कि होली के तत्काल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो। बड़ी बात यह रही कि इस बैठक में सिंधिया खेमे के मंत्री भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश की सियासत में हुए इस घटनाक्रम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोशी रहे। इसी बीच सिंधिया गुट में प्रदेश सरकार में शामिल मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने एक बयान दिया और ये ऐसा बयान था जिसने ये बता दिया कि सिंधिया पार्टी से नाराज हैं। सिसोदिया ने कहा कि उनके नेता सिंधिया की उपेक्षा और अनादर होता है तो सरकार पर संकट आ सकता है। सिसोदिया के इस बयान के मायने निकाले गए कि सिंधिया इस बात से नाराज हैं कि उन्हें राज्यसभा में दूसरी वरीयता का उम्मीदवार बनाया गया है। 8 मार्च को बेंगलुरु में जमे कांग्रेस के 3 विधायकों में से एक बिसाहुलाल सिंह भोपाल पहुंचे और बिसाहुलाल ने कमलनाथ से मुलाकात की। बिसाहुलाल ने कहा उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया, बल्कि वो तीर्थ यात्रा करने गए थे। बिसाहुलाल सिंह ने कांग्रेस में निष्ठा जताते हुए ये भी कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस आलाकमान भी सक्रिय हो चुका था, इसलिए कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया और कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इधर 9 मार्च निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा फिर भोपाल लौटे। उनकी तरुण भनोत से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों ने कहा ऑल इज वेल। इधर कमलनाथ की दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि हर मसले पर चर्चा हुई है। राज्यसभा को लेकर भी कमलनाथ ने सोनिया गांधी से बातचीत की और मध्य प्रदेश में गुटबाजी की खबरों को नकार दिया। कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि मध्य प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम हुआ वो केवल राज्यसभा सीट के लिए हुआ और इसीलिए ये सियासी उठापटक हुई। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं था कि धमाका होना अभी बाकी है और वो इसी दिन हुआ।
खबर मिली कि सरकार के मंत्री और कुछ विधायक गायब हैं और ये सभी सिंधिया समर्थक थे। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सभी के फोन स्विच ऑफ थे। कमलनाथ को भी ये खबर मिली। वो आनंद फानन में देर शाम भोपाल पहुंचे और सीएम हाउस में मंत्री विधायकों की एक बैठक बुलाई। दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए। सीएस और डीजीपी को भी सीएम हाउस बुलाया गया। 10 मार्च को होली थी। इस दिन देश में रंग गुलाल बिखर रहा था। कोरोना संक्रमण का साया भी मंडरा चुका था। इसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेली सियासी होली। ज्योतिरादित्य ने होली के ही दिन इस्तीफे की पेशकश करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इधर सिंधिया ने ऐलान किया, उधर कांग्रेस ने देरी ना करते हुए 20 मिनट के भीतर उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद सिंधिया समर्थक 19 विधायकों ने हाथ से लिखा इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। इस्तीफा देने से पहले सिंधिया अमित शाह से मिलने दिल्ली के गुजरात भवन पहुंचे थे। सुबह 11 बजे वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले। सिंधिया के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई। इधर भोपाल में बाला बच्चन, हुकुम सिंह कराड़ा, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई मंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे। कांग्रेस एक्टिव हुई तो बीजेपी खेमे में भी सक्रियता बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल हुए। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर दोहराया कि ये कांग्रेस की अंतर्कलह है और कांग्रेस सरकार गिरती है तो वो अपने बोझ से गिरेगी। 10 मार्च को ही शाम 6 बजे भोपाल में कमलनाथ के घर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में 94 विधायक शामिल हुए। इसमें 90 कांग्रेस के और 4 निर्दलीय विधायक थे। इधर शाम को एक और चौंकाने वाली खबर मिली कि बीजेपी अपने विधायकों को भोपाल से बाहर भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने और विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी के विधायकों के टूटने का खतरा और बढ़ गया था। बीजेपी ने बैठकर तय किया कि विधायकों को कहीं दूर ले जाया जाए ताकि विधायकों को कोई प्रलोभन न दे सके। बीजेपी मुख्यालय से बसों में भरकर विधायक एयरपोर्ट पहुंचे। हर संभाग के हिसाब से विधायकों को बसों में बैठाया गया था। सभी बसें एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन विधायक ये बताने को तैयार नहीं थे कि आखिर वो क्यों जा रहे हैं। बीजेपी ने किसी भी विधायक को मीडिया के सामने बयान देने से रोक दिया था। मध्य प्रदेश में तेजी से चलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में बीजेपी ने यह फैसला किया कि वो अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजेगी और कांग्रेस ने तय किया कि उसके विधायक जाएंगे जयपुर। राजनीति में जब भी दल बदल होता है तो ये राजनीतिक पर्यटन खूब देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश भी इसका अपवाद कतई नहीं था। 11 मार्च ये वो तारीख थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने पर बड़े ही नपे तुले अंदाज में प्रतिक्रिया दी, मगर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची थी और उसके 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें हमला था केंद्र सरकार पर। राहुल गांधी ने लिखा कि जब आप कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने में व्यस्त हैं, तब ये देखने में चूक गए कि दुनिया में तेल की कीमतों में 35% की गिरावट आई है। क्या आप पेट्रोल की कीमतों को 60 रुपए प्रति लीटर कर देश के लोगों को राहत दे सकते हैं? अब कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी थी, लिहाजा कांग्रेस ने तय किया कि विधायकों को भोपाल लाया जाए। 2 मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह को कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी दी। जीतू पटवारी बागी विधायकों को मनाने बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस और पटवारी के बीच धक्का मुक्की हुई। हिरासत से छूटने के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि वो चचेरे भाई मनोज चौधरी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। बेंगलुरु में हुए घटनाक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने नोटिस दिया, बल्कि ये तक कहा कि यदि इस्तीफा देना है तो भोपाल आना पड़ेगा। 13 मार्च का ये दिन था। एनपी प्रजापति के नोटिस का जवाब देने 19 सिंधिया समर्थक विधायक भोपाल आने की तैयारी में थे। इधर
कमलनाथ की राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात हुई और बीजेपी पर कमलनाथ ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। इसके बाद सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को कमलनाथ की सिफारिश पर राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और इनके विभागों का नए सिरे से बंटवारा भी कर दिया। जीतू पटवारी बेंगलुरु में डटे थे। वे कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ मनोज चौधरी के पिता को लेकर डीजीपी से मिलने पहुंचे। चौधरी ने बेटे से मिलवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मदद का भरोसा देकर रवाना कर दिया। 16 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होनी थी। उससे पहले 14 मार्च को एनपी प्रजापति ने सिंधिया समर्थक 6 पूर्व मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। आधी रात को राज्यपाल लालजी टंडन ने फ्लोर टेस्ट की तारीख तय कर दी और 16 मार्च को बजट सत्र के पहले ही दिन फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए। अब जब फ्लोर टेस्ट की तारीख तय हो चुकी थी तो बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों का भोपाल लौटने का सिलसिला शुरू हुआ। सभी लोग 15 मार्च को भोपाल आ गए। विधायक लौटे तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में रखा तो बीजेपी ने सीहोर के एक रिजॉर्ट में उन्हें शिफ्ट कर दिया। 16 मार्च का दिन सियासत में काफी अहम था। फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी थी, लेकिन सदन में वो हुआ जिसका अंदाजा पहले से ही लगाया गया था। सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो गवर्नर ने अभिभाषण का आखिरी पैरा पढ़ा और इसके 15 मिनट बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए 26 मार्च तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। फ्लोर टेस्ट टल गया। शाम करीब 4 बजे राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ को पत्र लिखा। इसमें उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 17 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट कराने को कहा। सरकार और विपक्ष के बीच जारी जंग अब और दिलचस्प हो गई। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इस बीच कमलनाथ और लालजी टंडन के बीच पत्रों का दौर भी चला। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष और कमलनाथ को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा। कमलनाथ ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें पहले पत्र पर खेद व्यक्त करते हुए जवाब दिया कि राज्यपाल की फ्लोर टेस्ट की बात आधारहीन है। इधर शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार के अल्पमत में होने की बात रखी। सुप्रीम कोर्ट से एक दिन का समय और मिल गया। अब दिग्विजय सिंह बेंगलुरु पहुंच गए और उन्होंने वहां बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की। वो 18 मार्च का दिन था। दिग्विजय सिंह जैसे ही बेंगलुरु पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रिजॉर्ट के बाहर रोक लिया। नाराज दिग्विजय वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने दिग्विजय सिंह और बाकी नेताओं को 1.25 घंटे तक हिरासत में रखा। इसके बाद दिग्विजय ने भूख हड़ताल शुरू की। 19 मार्च का दिन अहम था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस दिन फैसला सुनाने वाला था और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं और आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से शाम 6:08 तक 3 चरणों में सुनवाई हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने सुनवाई कर स्पीकर को 20 मार्च की शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए। अब ये तय हो चुका था कि फ्लोर टेस्ट होगा। कांग्रेस के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या नहीं थी। विधानसभा अध्यक्ष ने भी बाकी बचे 16 विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए और कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई। ऐसे में क्या कांग्रेस फ्लोर टेस्ट करवाने वाली थी या कोई और अन्य विकल्प था? 20 मार्च का वो दिन आ गया जब फ्लोर टेस्ट होना था। उससे पहले कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ करीब 25 मिनट बोले। 15 महीने पुरानी सरकार की 20 उपलब्धियां गिनाई और 16 बार कहा कि बीजेपी को काम रास नहीं आए। ये भी कहा कि बीजेपी ना तो प्रदेश को हरा सकती है और ना उनके हौसले को। और कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस की करीब 14 महीने पुरानी सरकार गिर गई और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, सबने इसका ठीकरा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों और विधायकों के सर फोड़ा। इधर बीजेपी खेमे में
खुशी की लहर दौड़ गई। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा, सच्चाई की जीत हुई। तब तक कोरोना संक्रमण भी फैल चुका था। 22 मार्च को पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मध्य प्रदेश की बागडोर एक बार फिर बीजेपी के हाथ आ गई। तो ये उन 17 दिनों की कहानी है जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति के तमाम एस्पेक्ट्स को बदल कर रख दिया, तमाम पहलुओं को बदल कर रख दिया। और अब जबकि हम नतीजों के बहुत करीब हैं, 3 दिसंबर 2023 को नतीजे मध्य प्रदेश की सरकार को तय करेंगे, तो जाना पड़ेगा पीछे तो ज़रूर, और ये देखना भी पड़ेगा कि इन 17 दिनों का क्या असर 3 दिसंबर पर नज़र आता है। एक बेहद सियासी फिल्म, एक बेहद दिलचस्प सियासी फिल्म पीछे चली, जिसका क्लाइमेक्स शायद हमको 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा।